जय हिंद। पहेली है कठिन, हल है आसान। देखते रहिए। निर्देश है, नीचे दिए गए विवरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। जे के एल एम एन और वो एक परिवार के सदस्य हैं और उनके व्यवसाय भी अलग अलग हैं। परिवार में दो विवाहित युगल हैं। यम एक डॉक्टर है और उसकी पत्नी एक इंजीनियर है। जे ओ की पौत्री है और यल की बहन है जो एक लिपिक है। के यल का पितामह है, पितामह माने दादा है, और उसका विवाह अध्यापक से हुआ है। जे की माँ जो कि एक इंजीनियर है, एक वकील की पुत्रवधू है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। पहले इसका हल देखिए। इसका हल चार्ट से नहीं बल्कि ब्लड रिलेशन की तरह डायग्राम बना के हम बड़े ही आसान तरीके से हल करेंगे। देखिए, इसमें जो सबसे स्पष्ट कथन है, ये तो है कि हम एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी एक इंजीनियर है, लेकिन आगे जो तीन कथन है इनमें आपस में अधिक संबंध है। यहां भी यल है, यहां भी यल है, और फिर जे यहां है तो ऊपर जे आ चुका है, इसलिए पहले इनमें आपस में संबंध बना लेंगे, उसके बाद फिर इसको करेंगे। तो क्या है? जे ओ की पौत्री है। जे ओ की पौत्री है। पौत्री है, कोई महिला है, और यल की बहन है। ये बहन है यल की, जो एक लिपिक है। जो ये यल के लिए प्रयोग किया गया है ये बता चुके हम। तो यल ये लिपिक हो गया। इसका अगला कथन है कि यल का पितामह है, दादा है। यल का दादा, दादा है, पुरुष है, यहां संबंध लिख दे रहे हैं दादा का। उसका विवाह अध्यापक से हुआ है। अब यही आपको ध्यान देना है, एक ही परिवार के सदस्य हैं। किसी का, जब ये पौत्री है, किसी का ये दादा या दादी है और यह स्पष्ट रूप से दादा है, तो कंफर्म हो गया कि ये तब दादी होगी, और आपस में यह एक विवाहित जोड़ा होगा। दो विवाहित जोड़े हैं एकदम। ये आपको तर्क में जान लेना है कि दो विवाहित जोड़े में कौन कौन जोड़ा विवाहित जोड़ा है। तो इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि ओ की पौत्री है, माने जे का यह पहले आप सोचेंगे कि दादा या दादी है, लेकिन यहां कंफर्म हो गया कि ये दादा है, तो निश्चित रूप से यह दादी होगी, और यह विवाहित जोड़ा है। माने के ओ का पति है, ओ के की पत्नी है। के यल का दादा है और उसका विवाह अध्यापक से हुआ है। किसका विवाह? के का। जब के का विवाह अध्यापक से हुआ है तो इसका पेशा भी लिख दें, अध्यापक। जे की मां जो कि एक इंजीनियर है, एक वकील की पुत्रवधू है। जे की मां एक इंजीनियर है, इसकी मां कौन सी है बाद में बोलेंगे, अभी हम संबंध लिख दें मां का। और ये क्या है? जो भी है यहां निगेटिव है, और ये पेशे में क्या है? इंजीनियर है। जेके एल एम एन ओ में अभी क्लियर करेंगे हम कि क्या है। पहले जितना दिया हुआ है, जे की मां जो कि इंजीनियर है, और मां है तो महिला भी है, निगेटिव भी इसका लगा दिए साइन हम। अब देखिए यहां ध्यान से, यम एक डॉक्टर है और उसकी पत्नी एक इंजीनियर है।
परिवार को देख के लग रहा है कि ये दादा है, ये दादी है, माँ माने एक पीढ़ी ऊपर हो गया, ये 2 पीढ़ी ऊपर है, माने परिवार के ये बच्चे हैं, तो इनका कोई पिता भी होगा। दिया भी है कि 2 विवाहित जोड़े हैं, कई बार पिता नहीं भी होता है, लेकिन इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, तो ये बच्चे हो गए, दादा दादी हो गए, तो निश्चित हो गया कि एक विवाहित जोड़ा में जब ये माँ है तो दूसरा एक पिता होगा। और उसके लिए क्या लिख रहा है कि यम एक डॉक्टर है। यम इसी के सीध में पीढ़ी में लिख रहे हैं कि यम क्या है, एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी एक इंजीनियर है। निश्चित रूप से इसकी पत्नी यही होगी। ये पत्नी कौन है? जब यल जे के ओ आ चुका है तो ये जो बचा ये क्या है, ये यन है, और इसकी पत्नी इंजीनियर पहले ही क्लियर हो चुका है, माने 2 चीज बैठ गया। क्या बैठ गया? पहले दिया था कि जे की माँ जो कि इंजीनियर है, हम लगा चुके थे बिना नाम के, और अब कह रहा है कि यम जो कि डॉक्टर है उसकी पत्नी इंजीनियर है, तो कंफर्म हो गया कि यही डॉक्टर और इंजीनियर आपस में पति पत्नी है। और ये भी हो गया कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों का ये पिता है, इन बच्चों का ये माता है, इन बच्चों का ये दादा है, इनका ये दादी है, और इस डॉक्टर का ये पिता है, इस डॉक्टर का ये क्या है, माता है। और क्या कह रहा है कि जे की माँ जो कि एक इंजीनियर है, एक वकील की पुत्रवधू है। एक वकील की पुत्रवधू है तो इसकी माँ किसकी पुत्रवधू होगी? इसके पति के पिता और माता की, पति के पिता और माता की पुत्रवधू होगी। तो पुत्रवधू किसका है? वकील का है। अब एक पेशा क्लियर हो चुका, दोनों का यह यन पुत्रवधू है, और दोनों में एक क्लियर हो चुका है कि एक अध्यापक है, तो निश्चित रूप से दूसरा क्या हो गया? वकील हो गया। अब इसमें पूरा डायग्राम क्लियर है, इस पर आधारित आप क्वेश्चन देखें। जे का व्यवसाय क्या है? जे का व्यवसाय इस डाटा से क्लियर नहीं हुआ है, माने वकील, अध्यापक, इंजीनियर, माने कोई सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित युगलों में से एक है? विवाहित युगल है केओ और यमयन। केओ और यमयन कहीं नहीं है, माने ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? इसमें 5 का, के ओ यम एन और जे का जेंडर क्लियर हो चुका है, लेकिन यल का क्लियर नहीं है, और यहाँ पुरुष सदस्य पूछा है, इसलिए यहाँ उत्तर होगा तय नहीं कर सकते, ऑप्शन डी सही है। यम की पत्नी कौन है? तो यम की पत्नी यन। नेक्स्ट निर्देश है पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 विवाहित युगल हैं। टी एक अध्यापक है जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है, तथा आर और यू की माँ है। क्यू जो कि वकील है, पी से विवाहित है। पी का एक पुत्र है और एक पौत्र है। विवाहित 2 महिलाओं में से एक गृहिणी है। परिवार में एक तो छात्र और अन्य दूसरा एक प्रमुख इंजीनियर है। इसका भी डायग्राम ब्लड रिलेशन की तरह पीढ़ियों का ध्यान देते हुए बनाएंगे। देखें, टी एक अध्यापक है, अध्यापक तथा जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है। एक विवाहित जोड़ा भी क्लियर हो गया, इसका विवाह एक डॉक्टर से, वह डॉक्टर
PQRSTU में T को छोड़कर कौन है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि तथा R और U की माँ है। कौन माँ है? T तो अध्यापक है जिसका विवाह, जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है, तथा R और U की माँ है, माने ये T R और U की माँ है। R की और U की माँ है ये, माने इससे भी क्लियर हो गया कि जब ये माँ है, ये कोई पुरुष है, तो निश्चित रूप से विवाहित युगल होने के कारण, पति पत्नी होने के कारण इन बच्चों का ये माँ है, माने एक महिला है, तो निश्चित रूप से यह कोई एक पुरुष है। कह रहा है कि यह T R और U की माँ है। अब विवाहित युगल है तो निश्चित रूप से इसका ये पति है, माने R और U का एक पिता है। आगे क्या है? Q जो कि वकील है P से विवाहित है। अभी इसको नहीं कर सकते क्योंकि Q और P यह T R U से संबंधित नहीं है। अभी आगे देखें, P का एक पुत्र है और एक पौत्र है। एक पुत्र है और एक पौत्र है परिवार में। पौत्र का मतलब हो गया कि पौत्र 2 पीढ़ी नीचे, तो ये P हो गया 2 पीढ़ी ऊपर, माने दादा। तो क्लियर हो गया कि जो 2 पीढ़ी ऊपर है यह अध्यापक और डॉक्टर, निश्चित रूप से एक पीढ़ी नीचे है और उसके भी एक पीढ़ी नीचे R और U है। यदि ये कंफ्यूजन हो जाए कि हम कैसे मान लें, हो सकता है एक पीढ़ी और नीचे करके वो दिया हो और P इसी पीढ़ी में हो, तब माने 4 पीढ़ी का सवाल हो, तब कैसे मान लें कि T से और इस डॉक्टर से P एक पीढ़ी ऊपर ही होगा। तो निश्चित रूप से कथन में कहीं न कहीं पढ़ के आपको मिल जाएगा कि ये प्रश्न 4 पीढ़ियों का है, जबकि ऐसा कहीं नहीं कथन में है। तो क्लियर हो गया कि T का एक पुत्र कौन होगा? अब ये पुत्र हो गया क्योंकि पॉजिटिव है, ये कोई पुरुष है। और एक पौत्र कौन होगा? R और U में से जो पुरुष होगा वह पौत्र हो गया, शेष दूसरा पौत्री हो जाएगी। माने यहां जो भी होगा उसका एक पिता होगा, एक पौत्र है। माने इसका अभी यहां अक्षर नहीं लिखे हम, क्लियर देख लीजिए क्या रहेगा। 1 2 3 4, इन चारों से एक जब और क्लियर हो जाएगा तो आप छठवां को कर सकते हैं। और ऊपर क्या छोड़ा गया है? Q जो कि वकील है P से विवाहित है। Q का विवाह P से हुआ है, माने एक विवाहित जोड़ा, ये कंफर्म हो गया। Q जो कि वकील है P से विवाहित है, विवाहित जोड़ा हो गया। अब यहाँ एक विवाहित जोड़ा ये हो गया, एक विवाहित जोड़ा ये हो गया। R और U परिवार के बच्चे हो गए, माने डॉक्टर कौन है? तो PQRSTU, ये कंफर्म हो गया कि डॉक्टर कौन है? यस है। अब देखिए पूरा प्रश्न देख लीजिए क्या क्या बचा इसमें। T एक अध्यापक है, हो गया, एक डॉक्टर से विवाहित है, R और U की माँ है ये। आगे Q जो कि वकील है P से विवाहित है। P का एक पुत्र और एक पौत्र है। P का यह पुत्र है, ये पुत्र होगा, और इस P का पौत्र कौन है? बस डायग्राम से समझ लीजिए कि 2 पीढ़ी ऊपर है, तो R और U में निश्चित रूप से कोई पौत्र होगा। पौत्र को कंफर्म करना जरूरी नहीं है, ये कंफर्म करना जरूरी था कि पौत्र शब्द का अर्थ हो गया कि वह P
2 पीढ़ी ऊपर है। तो एक पुत्र है और एक पौत्र है। विवाहित 2 महिलाओं में से एक गृहिणी है। 2 महिला कौन कौन है? इसमें डॉक्टर पति है, यह पत्नी, एक महिला क्लियर हो गया। इसमें से महिला का पता नहीं है, लेकिन ये पता हो गया कि गृहिणी है। तो इस जोड़ा में जब वकील है तो बचा कौन? गृहिणी बचा। ध्यान दीजिए इस बात का। फिर इस जोड़ा में ये महिला गृहिणी है नहीं, और उस जोड़ा में जो महिला होगी वह गृहिणी होगी। तो महिला कौन होगी? ये वकील है, तो कन्फर्म है कि ये गृहिणी है, और हो गया कि यही महिला है, और यहाँ ये भी कन्फर्म हो गया कि ये पुरुष है। परिवार में एक छात्र है और अन्य दूसरा प्रमुख इंजीनियर। कौन छात्र है कौन इंजीनियर है ये पता नहीं है, तो इसके लिए ऐसे लिखते हैं, माने ये पॉजिटिव या निगेटिव, यहाँ भी ये पॉजिटिव या निगेटिव कन्फर्म नहीं है। दूसरा ये कि ये छात्र या इंजीनियर हो सकता है, ये भी छात्र या इंजीनियर हो सकता है। इसके लिए कोई ऐसा स्पष्ट कथन नहीं है कि हम बता सकें कि आर और यू में कौन महिला या पुरुष है, कौन छात्र या इंजीनियर है। पूरा डायग्राम क्लियर हो चुका है। इस पर आधारित क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन गृहिणी है? गृहिणी पी। निम्न में से कौन सा उस परिवार की स्त्रियों के वर्ग को प्रकट करता है? क्योंकि आर और यू का स्त्री या पुरुष होना ये क्लियर नहीं है, इसलिए आंकड़े अधूरे हैं। ऑप्शन डी सही है। उस परिवार के पौत्री के बारे में कौन सा कथन सही है? पौत्री में ये क्लियर नहीं है कि आर है कि यू है, क्योंकि महिला कौन है ये इस तरह का कोई कथन नहीं है कि ये क्लियर कर सके, इसलिए उत्तर होगा आंकड़े अधूरे। पी आर से किस प्रकार संबंधित? एक बार पूरा देख लीजिए। इन बच्चों का ये माँ है, ये पिता है, इन बच्चों का ये दादा है और ये दादी है। पूछा ये पी आर का क्या है? तो आर का ये दादी है। ऑप्शन डी सही। आर किस प्रकार यू से संबंधित है? यह आर और यू जो बच्चे हैं यह भाई बहन तो हैं, लेकिन पुरुष स्त्री क्रिया नहीं होने के कारण इसका उत्तर होगा कि भाई या बहन, कुछ भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट निर्देश है, एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे, ई और बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक थे। इसका हम चार्ट बनाएंगे। चार्ट रहेगा अध्यापक और विषय का, और फिर उसके अनुसार क्वेश्चंस का उत्तर देंगे। देखिए, अध्यापक, ए बी सी डी, इसके बाद चार्ट में विषय, लास्ट में ई है। किसके अनुसार बन रहा है? देखिए, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। ए के नीचे और बी के नीचे हिंदी और अंग्रेजी लिखेंगे। हिंदी अंग्रेजी, और बी के नीचे भी हिंदी अंग्रेजी। अगला कथन है, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। सी के नीचे और बी के नीचे अंग्रेजी और भूगोल, तो अंग्रेजी हो ही चुका है बी में,
बस भूगोल लिखने पर हो जाएगा अंग्रेजी और भूगोल, और यहां सी में दोनों लिखना होगा अंग्रेजी और भूगोल। नेक्स्ट कथन है, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे। डी और ए गणित और हिंदी, तो गणित और हिंदी ये डी का हो गया। ए में हिंदी हो चुका है, केवल गणित लिख देना है, तो गणित और हिंदी हो गया डी और ए का। लास्ट कथन है, ई और बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक थे। ई और बी इतिहास और फ्रेंच, इसी तरह बी में भी इतिहास और फ्रेंच। बस चार्ट क्लियर हो गया। इस पर क्वेश्चन है, कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे? 2 से अधिक अध्यापक माने ए हिंदी पढ़ा रहा है, बी भी हिंदी पढ़ा रहा है और डी भी हिंदी पढ़ा रहा है, माने हिंदी विषय 2 से अधिक माने 3 लोग पढ़ा रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा कौन सा विषय, माने हिंदी विषय। अध्यापकों में कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा है? देख के भी चार्ट लग रहा है सबसे अधिक विषय बी पढ़ा रहा है। डी, बी और ए निम्न में से कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? चार्ट में देखिए, डी, बी, ए तीनों अध्यापक कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? ये तीनों हिंदी पढ़ा रहे हैं। गणित डी पढ़ा रहा है, तो ये गणित नहीं पढ़ा रहा है बी, भले ही ए पढ़ा रहा है तो क्या, तो हिंदी और गणित की ही तुलना कर लें, क्योंकि सबसे कम डी है, उसके बाद ए है, सबसे अधिक बी है, तो जो सबसे कम है उसी का बस तुलना कर दे रहे हैं। तो हिंदी तो ये दोनों भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन गणित ए तो पढ़ा रहा है लेकिन बी नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए केवल हिंदी विषय ऐसा है कि तीनों पढ़ा रहे हैं, ए भी पढ़ा रहा है, बी भी पढ़ा रहा है और डी भी पढ़ा रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। अध्यापकों में कौन सा 2 से कम विषय पढ़ा रहा था? सब कम से कम 2 पढ़ा रहा है, नहीं तो 3 या 5 पढ़ा रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि 2 से कम पढ़ा रहा है, माने ऐसा कोई अध्यापक नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा जोड़ा भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहा था? भूगोल भी पढ़ा रहा और हिंदी भी पढ़ा रहा हो, ऐसा कौन सा जोड़ा है? बी तो भूगोल और हिंदी पढ़ा रहा है, बाकी इसमें भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहा हो ऐसा कोई नहीं है। और जबकि इसमें उत्तर ए और बी, सी और ए, डी और बी, इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। नेक्स्ट निर्देश है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जानकारी पहेली है, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी और जेड एक कॉल सेंटर के 7 कर्मचारी हैं। ये 3 शिफ्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में काम करते हैं। इनमें से किसी भी शिफ्ट में इन कर्मचारियों में से कम एक, लेकिन 3 से अधिक नहीं होते, माने 1 और 3 के बीच में ही कर्मचारी होते, 1 से कम नहीं हो सकते, 3 से अधिक नहीं हो सकते। इनमें से प्रत्येक को सोमवार से रविवार प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलती है। क्या अर्थ है? 7 कर्मचारी हैं, 7 दिन होते हैं, तो प्रत्येक को किसी न किसी दिन, समान दिन नहीं, किसी न किसी दिन प्रत्येक को छुट्टी मिलती है। क्यू केवल टी के साथ शिफ्ट सेकंड में काम करता है और पी की छुट्टी के दिन के तुरंत बाद उसकी साप्ताहिक छुट्टी होती है। उसकी छुट्टी होती है माने किसकी? क्यू की। पी की छुट्टी जिस दिन होती है उसके तुरंत बाद अगले दिन क्यू की छुट्टी हो जाती है। यस की साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होती है और वह आर या क्यू वाली शिफ्ट में नहीं है। पी शिफ्ट फर्स्ट में आर के साथ है
आर की छुट्टी का दिन क्यू के तुरंत के बाद और टी के तुरंत पहले है। पी की छुट्टी का दिन टी के तुरंत बाद है, किंतु शनिवार को नहीं है। वह कर्मचारी जिसकी छुट्टी का दिन शुक्रवार है वह शिफ्ट 3 में काम करता है, और जिसकी छुट्टी शनिवार को है वह टी के साथ काम नहीं करता है। जेड न तो शिफ्ट 2 और न ही शिफ्ट 3 में काम करता है। तो पहेली आपको बहुत लंबी और कठिन लग रही होगी, लेकिन इतना आसान चार्ट बनाया जाएगा कि बहुत ही आसान तरीके से पहेली सुलझ जाएगी। इसमें चार्ट में क्या क्या रहेगा, कर्मचारी रहेगा और छुट्टी का दिन, किस किस दिन वो ड्यूटी करते हैं इससे मतलब नहीं है। पहले चार्ट में रहेगा छुट्टी का कौन कौन सा दिन है कर्मचारियों का, और किस किस शिफ्ट में काम करते हैं, शिफ्ट का चार्ट रहेगा। तो देखिए चार्ट को, कर्मचारी, एक कर्मचारी में पी क्यू आर एस टी भी और जेड। छुट्टी का दिन कौन कौन रहेगा, इसके बाद शिफ्ट, शिफ्ट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये शिफ्ट में रहेंगे। कौन सा किस शिफ्ट में है, किसकी छुट्टी किस दिन है, यही चार्ट में क्लियर करना है। लंबा क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। जो भी कथन स्पष्ट होगा ऊपर से उसको करते जाएंगे, जो थोड़ा अस्पष्ट होगा उसको बाद में करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हो गया कि 7 कर्मचारी है, 3 शिफ्ट में काम करते हैं। किसी शिफ्ट में 1 से और 3 के बीच में ही रहेंगे, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 से कम नहीं होगा, 3 से अधिक नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि छुट्टी सोमवार से रविवार तक किसी एक दिन सबकी बारी बारी से रहती है, किसी न किसी दिन किसी न किसी कर्मचारी की छुट्टी रहती है। अब क्यू केवल, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्यू केवल टी के साथ शिफ्ट सेकेंड में काम करता है। इसको देखिए, क्यू और टी शिफ्ट सेकेंड में काम करते हैं, और पी की छुट्टी के दिन के तुरंत बाद, माने इसको बाद में करना है अभी, पी की छुट्टी के दिन के तुरंत बाद उसकी साप्ताहिक छुट्टी होती है। किसकी, क्यू की। कह रहा है क्यू केवल टी के साथ सेकेंड में काम करता है, और पी की छुट्टी के दिन के तुरंत बाद उसकी, माने क्यू की साप्ताहिक छुट्टी होती है। क्यों अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी पी की छुट्टी का दिन ही क्लियर नहीं है, तो क्यू का हम कैसे करेंगे। बाकी शिफ्ट क्लियर है, तो शिफ्ट के लिए निशान लगा दिए, इसको बाद में करेंगे अंडरलाइन वाला। यश की साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होती है, यश की साप्ताहिक छुट्टी का दिन है रविवार, और वह आर या क्यू वाली शिफ्ट में नहीं है। इसको अभी बाद में करेंगे, आर या क्यू वाली शिफ्ट में नहीं है, अभी इसको कर लें। पी शिफ्ट फर्स्ट में आर के साथ है, पी पहले शिफ्ट में आर के साथ, माने पी का भी शिफ्ट फर्स्ट है, आर का भी शिफ्ट फर्स्ट है। अब इसके ऊपर जो छोड़े हैं इसको भी कर सकते हैं। देखिए, यश की साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होती है, ये हो चुका है, लेकिन आगे लिखा है और वह माने यश,
आर या क्यू वाली शिफ्ट में नहीं है, माने यस आर वाले शिफ्ट, आर वाला शिफ्ट फर्स्ट है तो यस फर्स्ट में नहीं है, और क्यू वाली शिफ्ट में भी नहीं है, क्यू वाला शिफ्ट है सेकेंड, तो कह रहा है कि यस सेकेंड में भी नहीं है, तो यस के लिए शिफ्ट क्या बचा, थर्ड शिफ्ट बचा। तो ये क्लियर हो गया, ये हो चुका है। अगला है कथन, पी शिफ्ट फर्स्ट में आर के साथ है, ये भी हो गया है। आगे है आर की छुट्टी का दिन क्यू के तुरंत बाद और टी के तुरंत पहले है। इसको अलग से बना रहे हैं, देखिए आर की छुट्टी का दिन क्यू के तुरंत बाद, ऐसे पी क्यू आर को ही क्रम से लिख दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा दिन का। आर की छुट्टी का दिन क्यू के तुरंत बाद और टी के तुरंत पहले है। और एक छोड़े थे ऊपर जो हम, पी की छुट्टी के दिन के तुरंत बाद उसकी साप्ताहिक छुट्टी होती है, माने किसकी, क्यू की छुट्टी पी की छुट्टी के दिन के तुरंत बाद उसकी साप्ताहिक छुट्टी होती है। अंडरलाइन इसलिए मिटा रहे हैं कि अभी ये न लगे कि इसको हल करना है, यहां तक हल हो चुका है, यहां तक। तो देखिए इसको कैसे किए हैं, पी की छुट्टी के तुरंत बाद उसकी साप्ताहिक छुट्टी होती है। जो ये पी क्यू आर हम लिख रहे हैं, ये छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, छुट्टी के दिन के लिए लिख रहे हैं। अब आगे भी की छुट्टी का दिन टी के तुरंत बाद है, टी के तुरंत बाद भी की छुट्टी का दिन है, किंतु शनिवार को नहीं है, माने भी की छुट्टी का दिन शनिवार को नहीं है। वह कर्मचारी जिसकी छुट्टी का दिन शुक्रवार है वह शिफ्ट थर्ड में काम करता है। इसको भी अभी चार्ट से बाहर ही कर दें। कोई कर्मचारी है, अब अभी हमें ये नहीं पता कौन सा, कोई कर्मचारी है जिसकी छुट्टी का दिन शुक्रवार है, वह शिफ्ट थर्ड में काम करता है। इसे याद रखना, अलग से कर लेंगे तो पूरा नहीं पढ़ना होगा, प्रतियोगिता में समय बचेगा। और जिसकी छुट्टी शनिवार को है, जिस कर्मचारी की छुट्टी का दिन शनिवार है, वह टी के साथ काम नहीं करता। टी के साथ क्या क्या मतलब, इसको समझिए। टी के साथ का मतलब, टी सेकेंड शिफ्ट में काम करता है तो इसके साथ का मतलब सेकेंड शिफ्ट में काम वह नहीं करता जिस कर्मचारी की छुट्टी कभी शनिवार को होती है। माने जिसका छुट्टी का दिन फिक्स है कि शनिवार को है, वह टी के साथ नहीं करता, माने वह सेकेंड शिफ्ट में नहीं काम करता है। नहीं कर रहा है माने इसको आपको कैसे याद रखना है, नेगेटिव में, और ये हो सकता है इसको याद रखना पॉजिटिव में। माने जो कर्मचारी शुक्रवार को है वो थर्ड में काम करेगा, लेकिन जो कर्मचारी शनिवार को छुट्टी मिलती है जिसको, वह सेकेंड में काम नहीं करेगा। अब छुट्टी के दिन को क्लियर कर ले हम, अब वो छुट्टी का दिन क्लियर हो जाएगा। देखिए पी क्यू आर एस टी भी, ये दिनों जो सप्ताह के दिन होते हैं वो एक के बाद एक क्रम से है, और इस क्रम में कह रहा है कि लास्ट में आते आते शनिवार नहीं आना चाहिए, और रविवार को तो हम पहले से ही लिख लिए हैं। तो कहां से कहां दिन की गणना करें हम कि शनिवार न आए और रविवार न आए उस क्रम में, तो एकदम कंफर्म हो गया कि सोमवार से। पी
भी से शुरू करेंगे और भी तक जाएंगे। जब सोमवार से जाएंगे तो शनिवार नहीं आएगा न रविवार आएगा। देख लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये तो रविवार हो ही चुका है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। देखिए क्या क्रम था, पी क्यू आर टी भी। तो पी क्यू आर टी भी को सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र लिख दी, रवि पहले से लिखा गया है। जब ये सब क्लियर हो गया तो जो शेष बचा जेड, निश्चित रूप से इसका दिन शनिवार है, कोई शंका ही नहीं रह गया। सातों दिन छुट्टी के क्लियर हो गए। अब यहाँ देखिए नीचे एक डाटा बनाए थे हम कि जिस कर्मचारी की छुट्टी शुक्रवार को होती है, माने भी का, वो थर्ड में काम करता है। कितना क्लियर हो गया कि भी शिफ्ट थर्ड में काम करता है। और जो कर्मचारी शनिवार को जिसको छुट्टी मिलती है वह सेकेंड में नहीं काम करता, सेकेंड में नहीं। जेड के बारे में एक और कथन है, जेड न तो शिफ्ट सेकेंड में न ही शिफ्ट थर्ड में काम करता है। तो इससे अधिक यही कथन है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। बस लास्ट कथन का ध्यान दीजिए, जेड सेकेंड और थर्ड में जब नहीं काम करता है तो निश्चित रूप से वो कहाँ काम करता है, फर्स्ट में काम करेगा। जेड तीन शिफ्ट है, सेकेंड थर्ड में करता नहीं है तो शिफ्ट फर्स्ट में करेगा। ये डाटा क्लियर हो चुका। माने काम करने के लिए हम ये सही का चिन्ह दिए हैं, और चाहे तो इसको कर दे कि ये काम नहीं करने वाला चिन्ह है। हो गया ये डाटा क्लियर। इस पर आधारित अब ये पहेली सुलझ गई है। अब इस पर जो भी क्वेश्चन रहेगा बड़े ही आसान तरीके से देखिए उसको। सप्ताह के किस दिन क्यू की छुट्टी होती है? क्यू की छुट्टी मंगलवार, ऑप्शन सी। इनमें से किस शिफ्ट में कोई 3 कार्य करते हैं? देख लीजिए, 1 2 3 टिक का जो सही का निशान है काम करने का है, तो शिफ्ट फर्स्ट में ही 3 काम करते हैं, ऑप्शन ए। भी की छुट्टी के दिन के तुरंत बाद के दिन इनमें से किसकी छुट्टी होती है? भी की छुट्टी का दिन है शुक्रवार, इसके तुरंत बाद का दिन होता है शनिवार। शनिवार को कौन सा कर्मचारी है? जेड, माने ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किस शिफ्ट में भी कार्य करता है? किस शिफ्ट में? तो भी थर्ड में कार्य करता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी छुट्टी दिन शिफ्ट, माने कर्मचारी छुट्टी का दिन और शिफ्ट तीनों का सम्मिश्र सही नहीं है? तो देखिए, टी गुरुवार सेकेंड, टी गुरुवार सेकेंड सही है। भी शुक्रवार थर्ड, भी शुक्रवार थर्ड ये भी सही है। पी बुधवार फर्स्ट, पी फर्स्ट तो सही है लेकिन बुधवार नहीं है, सोमवार है, इसलिए यही सही नहीं है, ऑप्शन सी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में पहेली सुलझाएंगे। जय हिंद।